हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद में हम ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के दोनों परमाणु यानी कि जो क्रियाकारक है और उत्पाद है, ये क्या है? क्रियाकारक है, ये क्या है? उत्पाद है। क्रियाकारक व उत्पाद दोनों में अणु, परमाणु या आयन दोनों तरफ समान संख्या में होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं? एक है। यहाँ कितने हैं? एक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ हम ऑक्सीजन दो करेंगे। अब ऑक्सीजन तो दो हो गए, यहाँ भी दो हो गए, लेकिन मैग्नीशियम दो हो गए, तो दो यहाँ कर देंगे। यानी कि दोनों तरफ क्रियाकारक व उत्पाद दोनों तरफ परमाणु समान संख्या में 2 mg, यहाँ पर भी 2 mg, ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, यानी कि समान संख्या में, दोनों तरफ समान संख्या में। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहले है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर है द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया और अपक्षेपण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। आखिर संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो, दो पदार्थ हैं A प्लस B, एक नए प्रोडक्ट का उत्पाद कर रहे हैं। तो ये क्या है? दो क्रियाकारक मिलके क्या बना रहे हैं? उत्पाद। कितने क्रियाकारक? दो मिलके एक का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों का संयोजन हो रहा है। संयोजन का मतलब है जोड़ना। संयोजन की जगह पे योगात्मक अभिक्रिया भी आ सकती है। तो ये क्या है? जोड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो, दो पदार्थ दे रहे, ये मिलकर एक नए पदार्थ, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, वियोजन को हम कहते हैं अपघटन भी कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन शब्द का अर्थ है टूटना। जब कोई पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में विभक्त होता है या अपने सरलतम अणुओं में टूटता है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, सबसे पहले है ताप अपघटन। ताप अपघटन क्या है? जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जब कोई पदार्थ, अब ताप अपघटन अभिक्रिया हम क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एक ये अपने ताप पाकर क्या कर रहा है? दो सरलतम अणुओं में विभक्त हो रहा है। जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा पाकर अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है, तो उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? डेल्टा का निशान का मतलब है ऊष्मा या ऊर्जा। ठीक। अब है विद्युत अपघटन। जब कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है। देखो, यह है नमक का जलीय विलयन। अब इसमें क्या है? हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। नमक का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो ये क्या है? Na प्लस बना, Cl माइनस बना। अब ये क्या है?
ये तो हो गया कैथोड पर और ये जम गया जाके एनोड पर। जब कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। नमक का जलीय विलयन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो Na कैथोड पर चला जाएगा और Cl2 चला जाएगा एनोड पर। ठीक, अब क्यों चला जाएगा, ये एनोड पर ही क्यों जाएगा, ये कैथोड पर ही क्यों जाएगा। ये है माइनस चार्ज इस पर है प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होगा और प्लस माइनस की तरफ आकर्षित होगा। अगला है प्रकाश अपघटन। जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपने दो सरलतम अणुओं में विभक्त होता है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा और Br2। अब सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराने पर सिल्वर तथा ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जिसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो चलते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक, अगला है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया को समझने से पहले हमें इधर चलना होगा, तो इधर हम समझेंगे। सबसे पहले ये हमें एक ट्रिक बना रखी है इनको याद करने के लिए। काना का मग अल झन में फै गया, पीबे हाइड्रोजन कप हज आर। अब देखिए एक बार हम विस्थापन अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, तो विस्थापन अपक्रिया पढ़ने से पहले हमें एक बार सक्रियता श्रेणी आपने सुना होगा। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। तो सक्रियता श्रेणी को हम याद किस प्रकार करेंगे, हम ऐसी ट्रिक से याद करेंगे ताकि हम भूलें नहीं, ना ही कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। तो ये हमारी खुद की बनाई हुई देसी ट्रिक है। काना का मग अलझन में फै गया, पीबे हाइड्रोजन कप हज आर। यानी कि काना का मग अलझन में फै गया, पीबे हाइड्रोजन कप हज आर। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है, देखो पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील, यह है सबसे ज़्यादा क्रियाशील। यहाँ से ऊपर इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। यहाँ से नीचे क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या हुआ, सबसे ज़्यादा क्रियाशील हुआ पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, फिर हुआ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और ये लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से पृथक कर देता है। तो देखिए अधिक क्रियाशील क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट अपक्रिया कैसे कर रहा है, जिंक से। तो कॉपर और जिंक में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, देखो जिंक। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये देखो ज़्यादा क्रियाशील, तो प्रतिस्थापित कर दिया और कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में भी देखो Cu कहाँ है, देखो Cu ये रहा, Na कहाँ है, देखो Na ये रहा। तो कौन ज़्यादा क्रियाशील है, Na। तो ये आपस में इनका आदान प्रदान हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो ये प्लस का इसके पास चला जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो Na2SO4 बन गया यहाँ पर और ये
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यानी कि एक विस्थापन में या खाली विस्थापन में तो क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों में आदान प्रदान होता है। ठीक, अब आता है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए यहां से, देखिए यहां क्या है, H2 है, तो H2 यहां जाके क्या बन रहा है, H2, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब देखिए यहां तो ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन यहां से ऑक्सीजन हटा है। ऑक्सीजन का हटना यानी अपचयन। दोबारा से देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। ये देखिए यहाँ H2 है, यहाँ जाके H2O बन गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ, हटा है। ये देखो यहाँ CuO है, यहाँ पे खाली CO बचा है, Cu। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ये क्या होगा, अपचयन। अब देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गया ऑक्सीकरण का, ये हो गया अपचयन का, और यही उदाहरण रेडॉक्स अपक्रिया का हो गया। क्यों हो गया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं। अब ये देखो एक ही अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी है। ठीक, अब देखो अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप एक अम्लीय पदार्थ बनता है। देखो NaCl लिया हमने, और ये लिया सिल्वर नाइट्रेट। जब इसको हमने अपक्रिया कराया तो अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, अम्लीय पदार्थ बना, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, अम्लीय पदार्थ है। तो ये क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, और ये रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन। अब पढ़ते हैं हम ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर हम पढ़ते हैं, ऊष्मा के आधार पर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ऊष्मा के आधार पर, एक तो है ऊष्माक्षेपी, दूसरी है ऊष्माशोषी। अब नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है जहां ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माशोषी का मतलब है जहां ऊष्मा का ग्रहण की जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है। अब देखो ये हमने मेथेन का दहन कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, CO2 H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त हुई, या क्या उत्सर्जन हुआ इसका। अब इससे हटके देख लो, जब हम दीपावली पे लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसमें पानी डालते हैं तो क्या है, अपक्रिया करता है, उसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी कि हम जब बिना बुझा चूर्ण लाते हैं बाजार से, उसमें पानी डालते हैं तो अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उस दौरान जो अपक्रिया होती है उसमें से ऊष्मा निकलती है, देखा होगा आपने। अब देखो ऊष्मा शोषी, यानी कि जो ऊष्मा का शोषण करता है। देखिए आपने ग्लूकोज देखा होगा, जब ग्लूकोज में हम जल डालते हैं तो ऊष्मा, जो ऊर्जा एनर्जी मिलती है हमें, तो एनर्जी क्या वहीं से तो मिल रही है, ये थोड़ी एनर्जी निकल के जा रही है, निकल के नहीं जा रही, जबकि उसमें आ रही है। तो ये क्या है, ये इसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस।